नमस्ते, पुस्तकावली के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम अपने सामान्य मोनोलॉग फॉर्मेट से हटकर एक डायलॉग फॉर्मेट में पुस्तक का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज कौन सी पुस्तक के बारे में बात करेंगे? आज हम कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट गैड सैड की पुस्तक द पैरासिटिक माइंड, हाउ इन्फेक्शियस आइडियाज आर किलिंग कॉमन सेंस की चर्चा करने वाले हैं। किस बारे में ये कॉलेजेस और कैंपसेस में सोशल जस्टिस वॉरियर और सोशल जस्टिस वॉरियर एक्टिविज्म जो फैला है उस पर है, मतलब वोक, जहाँ जो वोक सोसाइटी के ऊपर है ये पुस्तक। पुस्तक का आरंभ होता है गैड सैड के बचपन से। 11 साल के गैड सैड को लेबनान से पलायन करके कनाडा में बसना पड़ा। वो यहूदी थे और लेबनान में यहूदियों का परसिक्यूशन हो रहा था क्योंकि उस टाइम सिविल वॉर था और मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा यहूदियों का परसिक्यूशन चालू था। तो वो पलायन करके कनाडा में बसे। कनाडा में उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखा और जो उनके अनुभव थे उन्होंने इस पुस्तक में उसी को लिखा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए गैड सैड ने बहुचर्चित इतिहासकार नाइल फर्ग्यूसन को कोट किया है, जो कोट में पढ़ना चाहूँगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो महानता है वो 6 आधारों पर टिकी हुई है। वो है कंपटीशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, मॉडर्न मेडिसिन, कंज्यूमर सोसाइटी एंड वर्क एथिक। अब इन 6 आधारशिलाओं में 2 और बिंदु जोड़ दिए हैं गैड सैड ने। वो है द गारंटीड राइट टू डिबेट एनी आइडिया coupled with commitment to reason and science to test competing ideas are what have made western civilization great। कहना है कि किसी भी विचार, किसी भी थ्योरी को डिस्कस, डिबेट और इवैल्यूएट करने की जो स्वतंत्रता वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। साथ ही 2 थ्योरीज हैं, अगर तो उनको अगर जज किया जाए तो उसका पैरामीटर क्या होगा। तो गैड सैड का मानना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक कमिटमेंट है साइंस की तरफ, साइंस और रीजन। तो जो साइंटिफिक नहीं है वो थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाएगी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इसी एटीट्यूड ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे महान बनाया है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कैसे? कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो वैलिड नहीं है, मतलब नहीं, वो कह रहे हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते। आप डिस्कस करिए, लेकिन जो और डिस्कस करने का पैरामीटर क्या है तो साइंटिफिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई फ्लैट अर्थ वाला आए सामने और कहे अर्थ फ्लैट है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे कह दें कि चुप रहो। अच्छा, बोल सकता है। अच्छा। यानी कि किसी भी थर्ड पर्सन के लिए किसी भी आइडिया को इवैल्यूएट करने का जो उसकी कसौटी है वो विज्ञान है। अब गैड सैड का कहना है कि इस स्ट्रक्चर को, जो इतना महान वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसे कुछ आइडियाज से खतरा है और वो कहते हैं कि कुछ निफेरियस फोर्सेस हैं दैट आर ट्राइंग टू किल वेस्टर्न सिविलाइजेशन बाय 1000 कट, जो एक एक करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नींव पर हमला कर रहा है और उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जियाउल हक भारत को 1000 कट से काटना चाहता था। तो वो आइडियाज क्या हैं? और वो कहता है ये इतने इन्फेक्शियस आइडियाज हैं और इतने जल्दी समाज में फैले हैं कि कॉमन सेंस ही खत्म हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। और जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में और खास तौर से एकेडमिया और कॉलेज कैंपसेस में, तो उन फोर्सेस में है सबसे पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस, कि प्री डिसाइडेड है कि यार ये बात मत बोलना नहीं तो ऑफेंड हो जाएगा, या कोई सेक्शन ऑफेंड हो जाएगा, या हम सच नहीं बोलेंगे, या हम वही सच बोलेंगे जो दूसरे को बुरा ना लगे, यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। अच्छा। दूसरा है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं मानता है। गैड सैड का कहना है कि संसार में कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स हैं जिसे वो साइंटिफिक ट्रुथ भी कह देते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज्म एंटी साइंस है क्योंकि वो साइंटिफिक ट्रुथ को नहीं मानता। जैसे गैड सैड का जैसे साइंटिफिक ट्रुथ हुआ ग्रेविटी या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वो साइंटिफिक ट्रुथ है। तो गैड सैड का कहना है कि इस तरह के जो साइंटिफिक ट्रुथ्स को नहीं मानता है या फिर उसको क्वेश्चन करता है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट है। पर ऐसा तो है नहीं, मतलब कोई पोस्ट मॉडर्न, मुझे भी नहीं पता कि कोई पोस्ट मॉडर्न ने ग्रेविटी को क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ पे उनका ऐसा तर्क है। और साथ में मतलब वो लिखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म और ब्रैकेट में लिख देते हैं एंटी साइंस। तीसरा है रेडिकल फेमिनिज्म, जो कहता है कि महिलाओं के साथ तो समाज में हमेशा से दुर्व्यवहार होता हुआ आ रहा है और ये सब पितृसत्तात्मक समाज की ही देन है जिसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। अगला है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जितनी भी समाज में चीज़ें हैं वो सब एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी व्यक्ति पे जो विचार आए हैं या जो मानव विचार है वो सब समाज की ही देन है, उसके पास मतलब बायोलॉजिकली कुछ नहीं है। और आखिरी है विक्टिमहुड।
और जिससे विक्टिमहुड से निकलता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उदाहरण हम इंडिया में देख सकते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। आपकी जो आइडेंटिटी है, मतलब जो पहचान है जिसे सामाजिक पहचान, जैसे अमेरिका में रेस है, जो श्वेत अश्वेत के बीच की जो पॉलिटिक्स है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये सब एक साथ मिलके वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे हमला कर रहा है और उस हमले से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाना है ऐसा। और गैडसाइड कह रहे हैं कि इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम फ्रीडम और रीजन को पैरामाउंट रख के लड़ें। वही जो इनके विरोधी हैं या जो प्रतिद्वंदी है, जिन्हें ये नेफेरियस फोर्सेस कहते हैं, उनका कहना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो आधारशिला है वो डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है और इक्विटी है। डाइवर्सिटी यानी विविधता है समाज के अंदर, कोई एक जो मल्टीकल्चरिज्म जिसका एक प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। दूसरा इंक्लूसिविटी है, मतलब समाज के हर वर्ग को हम साथ लेके चलेंगे। और इक्विटी है कि हम हर एक वर्ग को एक स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे। तो मतभेद कहाँ पे है इन दोनों के बीच? जो मतलब अगर आप जो पुस्तक पढ़ के आपको समझ आया, तो मतभेद है कहाँ पे? मतभेद इनके मूल विचारों में ही है। एक कह रहा है कि जो फ्रीडम है वो पैरामाउंट है, जो जहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्पेसिफिकली बात करते हैं, वो पैरामाउंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आइडिया सामने रख सकते हैं। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा अधिकार है बोलने का। वहीं जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि इंक्लूसिविटी अगर समाज में नहीं रहेगी, अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, तो समाज ही तोड़ देगा। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन बना किस पे है? तो अब अगर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग करके हेट स्पीच फैलाता है किसी सेक्शन के अगेंस्ट, तो गैडसाइड का जो तर्क है उससे आप उसको फैलाने देंगे, उसको रोक नहीं सकते। जबकि जो दूसरा पक्ष DIE उनका तर्क है कि उसको रोकना। DIE क्यों? डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी। अच्छा। DIE। तो उनका जो तर्क है वो है कि आपको उसको रोकना परमावश्यक है। अच्छा। नहीं तो उससे तो फिर हिंसा भी फैल सकती है, मतलब समाज ही टूट जाएगा अगर उसको नहीं रोका गया तो जो आप ये बता रहे हैं, तो इससे तो मतलब एक चीज़ मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफाइन करना है, तो अगर इन दोनों ग्रुप्स को हम, इन दोनों की टकराव जो है उसको हम थोड़ा एनालाइज करें, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टकराव ही है ना, यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफाइन करता है। क्योंकि दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों ही हिलने को तैयार नहीं है। कि वो कह रहा है कि मैं जो बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे बोलने से दूसरे का नुकसान हो सकता है। जैसे कि मुझे लगता है कि जो ये वामपंथी हैं, इनका जो व्यू है, एक रेसिज्म की एक इतिहास है रेसिज्म का अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब यूरोप में, और वहाँ से ये पनप के ये विचार आया है कि नहीं, क्योंकि हमने अपने इतिहास में बहुत खराबियाँ हमारे को देखने को मिलती है, तो इस वजह से हम सुधर जाएं और अब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो किसी समाज के किसी वर्ग के लिए हानिकारक हो। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं तो जो बोलना चाहूँ वो बोल सकूँ। हालांकि वो भी सही है, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा और दोनों अपनी अपनी जगह। तो यही डिफाइन कर रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेरे अनुसार। तो लेकिन आपको अब ये जो पुस्तक है, इसके जो आइडियाज़ हैं, वो हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए आज कैसे एप्लीकेबल हैं? क्योंकि हम मानसिक रूप से कॉलोनाइज्ड हैं, तो जो वहाँ पर हुआ है वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जो सामाजिक विकृतियाँ पाश्चात्य समाज में आ गई हैं, उसकी भारतीय समाज में आने की पूरी संभावना है। तो यदि आज हम उसको समझकर उससे सीख ले लें, तो हो सकता है कि हम आने वाले कुछ वर्षों में उस विकृतियों से लड़ने के लिए अधिक सक्षम हो जाएंगे, या भारतीय समाज अधिक सक्षम हो जाएगा। तो ये जो उनके विचारधाराओं में जो ये क्लैश है, इसके कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने इस पुस्तक में, या आप कुछ बता सकते हैं जिससे समझ आ जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं गैडसाइड? तो इन दोनों पक्षों के बीच जो मूलभूत मतभेद हैं वो 2016 में प्रखर रूप से सामने आ गए, जब कैनेडियन संसद ने C-16 करके एक लेजिस्लेशन पारित किया, जिससे एक अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के तहत जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी को प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में डाल दिया गया कैनेडियन ह्यूमन राइट्स के। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जेंडर एक्सप्रेशन क्या है। जब किसी का जन्म होता है तो उसे एक जेंडर असाइन किया जाता है, मेल फीमेल। अब जब वो व्यक्ति बड़ा हो रहा है
तो हो सकता है या कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो अपने बर्थ के टाइम असाइंड जेंडर से रिलेट नहीं करता है। तो एक पुरुष है जो आगे चल के उसको महसूस होता है कि वो स्त्री की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसे जेंडर डिस्फोरिक कहा जाता है। अब जो लेफ्ट है वो कहता है कि वो जेंडर डिस्फोरिक या डिसऑर्डर कैटेगरी में नहीं है, वो एक स्वयं में एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को स्वीकार करना चाहिए। वहीं गैडसैड का कहना है कि मैं कैसे मान लूँ कि अगर एक मेल मेरे सामने आके, एक पुरुष मेरे सामने आके, जैसे बिग बियर्डेड मैन विद अ मेल ऑर्गन कम्स एंड से कि मैं आई एम अ फीमेल, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो स्त्री है। तो क्या यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है सेक्स और जेंडर का, उसमें जो भेद है वो ज़रूरी नहीं है समझना उसमें, कि जो लेफ्ट भी बोलता है कि ये जो जेंडर है वो साइकोलॉजिकल रियलिटी है और सेक्स बायोलॉजिकल रियलिटी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सेक्स तो आपके तो जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में जो भेद है वो भी इसी से आता है कि जो इंटरसेक्स है वो बायोलॉजिकली मिक्स्ड ऑर्गन्स लेके पैदा होता है, पर जो ट्रांसजेंडर है वो बायोलॉजिकली उसका सेक्स फिक्स्ड है पर वो फील कुछ और करता है, वो साइकोलॉजिकली कुछ और फील कर रहा है और साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली वो अपने आप को एक्सप्रेस एक अलग तरीके से कर रहा है या एक अलग जेंडर के तरीके से कर रहा है। तो ट्रांस एक्टिविज्म कहता है कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए उसके एक्सप्रेशन, क्योंकि हम उसके मतलब उसके जो एक्सपीरियंस है उसको हम जज नहीं कर सकते। अच्छा, तो लेकिन इसमें तो एक इशू आ जाता है ना कि साइंस के लिमिट्स का इशू आ जाता है ना फिर कि अगर आप जैसा कि वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है उसका एक पिलर है साइंटिफिक व्यू, तो इसको अगर इसको एक आगे और एक्सट्रापोलेट करें तो वो साइंटिज्म हो जाएगा कि हर चीज़ में आप साइंस ले आएँ। जैसे कि हमारे देश में भी कई लोग धर्म में भी साइंस ले आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, एनर्जी आती है शिवलिंग पे जल जाने डालने से। तो ये सब जो है, ये जो साइंस की टर्मिनोलॉजी में, तो ये साइंटिज्म जो है मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का डिसऑर्डर हम इंपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत की समस्या इसीलिए है क्योंकि दोनों ही पक्ष इंडिविजुअलिस्टिक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं वहाँ पे, और दोनों ही अपने विचार एनलाइटनमेंट वैल्यूज से लेते हैं, जहाँ पे कलेक्टिव की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो आखिरी व्यक्ति तक जाकर उसकी व्यक्तिगत समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं है किसी भी समाज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे साइंस का सहारा लेके आप अपनी निजी जो पॉलिटिकल जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको जस्टिफाई आप साइंस के बेसिस पे कराना चाहते हो, सभी पक्ष ये करते हैं और फैक्ट्स को चेरी पिक करके अपना जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते हैं, तो वैसा हो रहा है। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि जब हम वेस्टर्न कॉन्जर्वेटिव्स की भी बात करते हैं तो वो भी सेम चीज़ें फॉलो करते हैं, उसी तरह का उनका भी मेथड है जैसा कि वहाँ के लेफ्ट का है। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो कॉमन सेंस को ज़्यादा अपील करते हैं। कि जैसे उन्होंने ये बोला कि नहीं, जेंडर ऐसा नहीं होता कि हम तो दो ही मानेंगे। हो सकता है कि साइंस के विरुद्ध हो ये, कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि होते हैं ऐसे लोग जो निजी तौर पे अलग फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाती है कि क्या आप समाज के लिए नियम बनाते हैं या आप व्यक्तियों के लिए अलग अलग हर इंडिविजुअल के लिए नियम बनाएं। अगर आप इंडिविजुअल के लिए नियम बनाएंगे तो उसका मतलब है कि आपको हर प्रकार की विकृति को स्वीकार करना पड़ेगा और कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिसको आप अपहोल्ड कर सकते हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ समाज के लिए ज़रूरी समझता हूँ। और आज जो भारत में हो रहा है वो भी इसी प्रकार से यही टेम्पलेट फॉलो किया जा रहा है। जैसे हम जब वो डिबेट देखते हैं कि क्या होमोसेक्सुअल्स को शादी करने का अनुमति मिलनी चाहिए, और फिर उसके बाद कि क्या वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, तो ये उसी दिशा में जा रहा है। जैसा आपने कहा कि जो वहाँ होता है वो यहाँ पे होना ऑलमोस्ट सर्टन ही है। तो अब यहाँ पे जब ये लॉज बन रहे हैं तो ये एक अटैक है फैमिली स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमारे जो, जहाँ तक मेरी समझ है, जो भारत में समाज का रोल है वो हमेशा ये रहा है कि किस तरह से
जो शिशु हैं, बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनको एक प्रोटेक्टिव, ये तो यूनिवर्सल ही है कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को डेवलप कर सकें। और यहाँ पे फुल पोटेंशियल अगर हम रफली बोलें तो वो 4 पुरुषार्थ हैं कि किस तरह से वो अपने पुरुषार्थों को परस्यू कर सकें, कैसे उनको पूरा कर सकें। और यदि कोई भी चीज़ इसके बीच बाधा बनती है तो वो हमें रिजेक्ट करना होगा, भले वो साइंटिफिक हो या नहीं हो, क्योंकि हम कलेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो गैडसार्ड और बाकी कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सेम पैराडाइम में जब बात करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो उनका झगड़ा कभी सुलझेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों के पास साइंटिफिक ट्रूथ है बिल्कुल, लेकिन वो चेरी पिक कर रहे हैं और अपनी वो चक्की पीस रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि वेस्टर्न सोसाइटी का ये जो साइंटिफिक लेंस है, इसी ने इस समाज में इस तरह का ध्रुवीकरण पैदा किया है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स हैं। और यदि हम उसी लेंस को अपनाते रहे तो हमारे समाज में भी वही ध्रुवीकरण होगा। तो ये हमें निर्णय करना होगा कि क्या हम वो ध्रुवीकरण चाहते हैं या फिर हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें समरसता हो, क्योंकि किसी भी समाज में अंतिम व्यक्ति तक की बात नहीं स्वीकारी जा सकती। वो एक जनसंख्या बल या संख्या बल के आधार पर ही समाज चलता है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी के हिसाब से नियम बनेंगे, बाकियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट माइल तक जाके आपको कोई विकृति मिल गई कहीं पे तो नहीं उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, पूरा समाज ही तितर बितर हो जाए ताकि वो आखिरी जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मेटिविटी का तो मतलब ही वो है कि आप एक कंसिडरेबल जो नॉर्मल जिसको माना जाता है वो आप एस्टैब्लिश करते हैं समाज में, वो आप मानते हैं कि हाँ ये सबके लिए ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शंस हैं तो उनको आप बोलते हैं कि देखिए, जैसे जो हमारा मतलब भारतीय सभ्यता का अप्रोच रहा है, तो ये काफ़ी लोग ये बार बार बोलते हैं ना कि हमने तो कभी नहीं किया, हम हमेशा एक्सेप्ट करते थे। ऐसा एक्सेप्ट तो करते ही थे, लेकिन ऐसा कोई सेलिब्रेशन भी नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर किसी का जेंडर एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि नॉर्म नहीं है तो उसको हम बोलते थे कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नॉर्म था। और हर चीज़ को प्रॉब्लमेटाइज नहीं करते, हर चीज़ को ये नहीं कहते कि नहीं ये प्रॉब्लम है अब मुझे ये सॉल्व करनी है, ये ऑब्सेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन हर चीज़ का, ऐसा नहीं है। किसी में कोई प्रॉब्लम है या कोई नॉर्मल नहीं है, जिसको नॉर्मल मैं उस मतलब मॉरल मेडिकल नहीं कह रहा है, मैं नॉर्मल कह रहा हूँ कि जो नॉर्म है उससे परे है तो वो नॉर्म के साथ एडजस्ट करता है। ये थोड़ी कि पूरे समाज को ही एक्सेप्शन के हिसाब से कोलैप्स कर दो। हमें ये समझना होगा कि विज्ञान संस्कृति का विकल्प नहीं है। और गैडसार्ड की पुस्तक पढ़ के हमें बात समझ में आती है कि दोनों ही पक्षों के पास साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि भारत में ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो तो हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साइंस के अधीन तो नहीं करना होगा।